सो हेलो लर्नर्स। अभी हम आपका जो MHT 07 है, ठीक है। तो उससे संबंधित जो आपका एक लेसन है, भाषा और संप्रेषण, चैप्टर नंबर 1। तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि भाषा क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है, दोनों के बारे में हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो भाषा एक सामाजिक इकाई है, ठीक है। समाज में जब हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब संप्रेषण करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम भाषा की सहायता से वह बोलते हैं, ठीक है। अब भाषा कई प्रकार की होती है। एक होता है सांकेतिक भाषा, ठीक है, जिसमें केवल संकेतों के माध्यम से बोला जाता है भाषा को, मतलब किसी भी प्रकार के आवाज़ के बिना, जैसे कोई संकेत दे सकते हैं। जैसे हम कहना चाहते हैं किसी से कि आप कैसे हो, तो हम खाली आँखों और हाथों का उपयोग करके पूछ सकते हैं कैसे हो, बिना बात किए, ठीक है। तो ये होता है सांकेतिक भाषा। और एक होता है रेगुलर लैंग्वेज होता है एक, जिसको हम साधारण रूप से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ठीक है, राजस्थानी, बंगाली, ये सभी रेगुलर भाषाएं होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलकर उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम भाषा और संप्रेषण दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पहले तो संप्रेषण क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, फिर उसके बाद उसका स्वरूप, साधना मतलब प्रैक्टिस, तकनीकी पक्ष मतलब टेक्नोलॉजी, संप्रेषण के संदर्भ में टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद सामाजिक पक्ष, संप्रेषण का सामाजिक पक्ष क्या होता है। तो कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वह हमारे सोसाइटी में क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, ठीक है, समाज में, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही संप्रेषण के बढ़ते चरण, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे मतलब संदर्भ के अनुसार अलग अलग विधियां आ रही हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर बाद में भाषा शिक्षण में संप्रेषण। तो भाषा शिक्षण में मतलब जब भी हम किसी विद्यार्थी को कोई नई भाषा सिखाते हैं, ठीक है, या एक बच्चे को जो भाषा नहीं जानता है, जन्म के बाद उसको भाषा सिखाई जाती है, तो उसमें संप्रेषण का क्या महत्व होता है, मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है, तो उसका क्या महत्व है शिक्षण में, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में आपको यदि आपको मान लीजिए कि भाषा और संप्रेषण के बारे में लिखिए, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं इसको खाली आप प्रस्तावना में संप्रेषण क्या है उसका परिभाषा दे सकते हैं। फिर उसके बाद स्वरूप, साधना, तकनीकी पक्ष, सामाजिक पक्ष, बढ़ते चरण, इस प्रकार सब हेडिंग्स रखकर आप अपने से भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो स्वरूप यहाँ पर देखिए, तो इसको संप्रेषण क्या है, इसको हम हेडिंग तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लिख सकते हैं संप्रेषण का परिचय, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाषा और संप्रेषण का अंतर संबंध बताइए, ऐसा प्रश्न आता है, तो हम एक सब हेडिंग पहले लिख सकते हैं संप्रेषण का परिचय और परिभाषा, ठीक है। तो वो है क्या चीज़, उसको हम थोड़ा स्पष्ट कर देंगे एक पैरा में, संप्रेषण का परिचय सब हेडिंग देकर। फिर उसके बाद संप्रेषण का स्वरूप, साधना, सामाजिक पक्ष। अब इन तीनों में एक कॉमन चीज़ आप नोटिस कीजिए कि तीनों के जो नाम हैं वह सा से शुरू होते हैं, ठीक है। स्वरूप, साधना, सामाजिक पक्ष, ठीक है। तो 3 सा हुए, ठीक है।
तो स्वरूप, साधना और सामाजिक पक्ष, ये एक हमारा ग्रुप में हमको याद रखना है। सब टॉपिक्स 3 सब टॉपिक्स होंगे, ऐसा आपको याद रख के चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब सामाजिक पक्ष लिखने के बाद आपको यहाँ पर मतलब परिप्रेक्ष्य दिया गया है, या उसका हम पक्ष लिखेंगे, क्योंकि इससे हमको क्या होगा कि उसके बाद वाला जो टॉपिक होगा तकनीकी पक्ष, वो हमको याद रहेगा इससे, ठीक है। तो जैसे ही आप इन तीनों को लिखेंगे, उसमें आखिरी वाला होगा सामाजिक पक्ष, तो फिर उसके तुरंत बाद आप तकनीकी पक्ष को याद कर लेंगे, मतलब याद आएगा इससे, ठीक है। फिर सामाजिक पक्ष, फिर तकनीकी पक्ष लिखेंगे, फिर उसके बाद तकनीकी पक्ष के बाद संप्रेषण के बढ़ते चरण, फिर उसके बाद भाषा शिक्षण में संप्रेषण। इन दोनों को आप एक ग्रुप में याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो हमारे सब साइड हेडिंग्स हैं अपने चैप्टर के, इसको आसानी से बहुत ही सरलता के साथ याद रख सकते हैं। इस प्रकार आप ट्राई कर सकते हैं दूसरे चैप्टर्स में भी। तो हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे हाँ, यदि भाषा और संप्रेषण का कोई संबंध क्या है, ये सीधा क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जो सब साइड हेडिंग्स हैं उससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाता है, तो खाली उसी का लिख देंगे। जैसे संप्रेषण का तकनीकी पक्ष बताइए, सीधा प्रश्न आता है तो आप सीधा उसका जो आंसर होगा वो आप लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद मतलब जो तकनीकी पक्ष का जो यहाँ पर पैरा है हमारा इग्नू के बुक्स में, उसमें भी सब साइड हेडिंग्स दिए गए हैं, उसको खाली याद रख लीजिएगा। तो प्रश्न बनता है तो तकनीकी पक्ष के बारे में लिखिए, तो सब साइड हेडिंग्स उसका जो है वो लिखकर आप अपना आंसर थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, अपने से। फिर देखते हैं, चलिए प्रस्तावना तो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना से अच्छा है कंटेंट पहले देख ले है क्या चीज़, तो समझ में आ जाता है। तो एक बार थोड़ा ये संप्रेषण है क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण एक परस्पर क्रिया है जिसमें एक पक्ष संदेश का संप्रेषण करता है, दूसरा पक्ष उस संदेश को ग्रहण करता है। संप्रेषण हर जीवित प्राणी का गुणधर्म है। तो जो कम्युनिकेशन होता है वह एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जो दो तरफा चलता है। इसमें होता क्या है कि एक पक्ष जो होता है वह संप्रेषण, एक मैसेज या कह सकते हैं कि संदेश को संप्रेषण करता है, मतलब भेजता है, कम्युनिकेट करता है किसी दूसरे से, और जो दूसरा पक्ष होता है उस संदेश को ग्रहण करता है। और मतलब जो हमारा दूसरा पक्ष होगा वह भेजे गए संदेश को ग्रहण कर लेगा, और उसके साथ ही उस संदेश का जो अर्थ है, जिस अर्थ को ध्यान में रखकर पहले वाले ने संदेश भेजा था, यदि वह अर्थ दूसरे वाले को वो उसी तरह समझ में आ जाता है, तो मान लीजिए कि जो कम्युनिकेशन है वह सफल हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। तो ये होता है संप्रेषण। और जो संप्रेषण है वह हर जीवित प्राणी का गुणधर्म है। तो जो भी जीवित प्राणी हम देखते हैं हमारे दुनिया में या विश्व में, तो हर जीवित प्राणी का गुणधर्म होता है कम्युनिकेट करना। केवल मनुष्य ही नहीं, जो भी जीवित प्राणी है वह सभी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रख के चलना है। तो इससे क्या है कि हम थोड़ा आंसर को एक्सटेंड कर सकते हैं, खाली एक लाइन से हम पूरा आंसर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है वो थोड़ा विस्तृत होता है। तो इस प्रकार से हम संप्रेषण क्या है इसका एक परिचय दे सकते हैं, परिचय और परिभाषा, ठीक है। फिर संप्रेषण का स्वरूप क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेडरिक विलियम ने जो कहा है वो सब यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें से आप एक एक पॉइंट लिख सकते हैं, पूरा पैराग्राफ याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो संप्रेषण व्यवस्था का सबसे प्रमुख उपभोक्ता मनुष्य है। हम संप्रेषण के सामाजिक संदर्भों की चर्चा कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि इसमें स्वरूप को लिखते समय फ्रेडरिक विलियम का जो दिया गया यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब एक एक पॉइंट को याद रखना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं तो एक एक पॉइंट याद रख लीजिए। ठीक है, नहीं तो हम सीधा उसका स्वरूप क्या है उसी के बारे में आंसर लिख देंगे तो भी मुझे लगता है कि हमको अच्छे ही मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप पर आप कैसे लिखना चाहते हैं आंसर को। ठीक है, तो सबसे सरलता से हम समझने का प्रयास करेंगे संप्रेषण का स्वरूप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इससे अब देखिए, अब हम जितना सरलता से बात को समझने का प्रयास करेंगे हम उतना ही सरलता से लिख भी सकेंगे। ठीक है, हम जितना सरल लिखेंगे उतना अच्छा आंसर अच्छा आएगा। ठीक है, तो लेकिन हाँ एक बात है कि थोड़ा हमारा आंसर भी बड़ा होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। मतलब क्वेश्चन यदि मान लीजिए कि 20 मार्क्स का है या मतलब 20 मार्क्स का है तो उसके अनुसार लिखना है, अगर 10 मार्क्स का है तो उसके अनुसार लिखना है, अगर 5 मार्क्स का है तो उसके अनुसार आंसर को एक्सटेंड करके लिखना है। ठीक है, अब जब मैं कहता हूँ कि आंसर को आप बड़ा करके लिखिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, तो क्वालिटी मेंटेन कीजिए उसमें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि जो संप्रेषण होता है उसका स्वरूप क्या है, ये मेन टॉपिक है हमारा भी। तो इसका जो मेन आंसर है वो इसी में है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, वक्ता, माध्यम या चैनल, श्रोता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद रख के चलना है। ये आप याद रख लेंगे ना अगर, तो आपको संप्रेषण का स्वरूप लिखने में बहुत सरलता होगी। ठीक है, जो वक्ता है, मान लीजिए मैं वक्ता हूँ, अब माध्यम या चैनल या मतलब ये दोनों एक साथ चलते हैं। संदेश जो होता है वह चैनल के माध्यम से श्रोता तक पहुँचता है, या चैनल का मतलब होता है कोई भी एक साधन जिसको हम बेस बनाकर अपने संदेश को भेजते हैं। अब मान लीजिए मैं वक्ता हूँ, ठीक है, अब मैं अपने मोबाइल को माध्यम बना रहा हूँ। ठीक है, उसको माध्यम बना के मैं आप तक अपने लेक्चर को पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर वक्ता में हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है माध्यम। यहाँ पर माध्यम क्या है, मोबाइल है। ठीक है, फिर श्रोता मतलब आप हो गए। तो यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ वह मोबाइल के माध्यम से कहकर आप तक पहुँचा रहा हूँ, मतलब श्रोता तक पहुँचा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ। मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ वो यदि आपको उसी तरह समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यदि अगर मान लीजिए कि मैं जो कहना चाहता था उसको तो मैंने कह दिया लेकिन आपको समझ में कुछ और आया, तो समझ लीजिए कि जो कम्युनिकेशन है वह पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। मतलब कुछ तो सक्सेसफुल हुआ होगा तभी तो आप तक मैसेज आया होगा, मतलब कोई लेक्चर आया होगा। लेकिन यदि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपको ठीक से समझ में नहीं आ पा रहा है या आपने कुछ और समझ लिया, तो समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल जो परसेंटेज है वो कम है। ठीक है, तो समझ में आ गया संप्रेषण का स्वरूप क्या होता है। तो उसी बात को यहाँ पर थोड़ा आंसर को एक्सटेंड करके लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया है भाषिक पक्ष क्या होता है, फिर उसके बाद भौतिक पक्ष, ठीक है, और सामाजिक पक्ष। मतलब देख लीजिए कि जो श्रोता होता है, ठीक है, हाँ नहीं श्रोता नहीं, वक्ता। ठीक है, तो जो वक्ता होता है उसको रिलेट करता है ये। तो संप्रेषण का एक भाषिक पक्ष होता है, जो श्रोता होता है अरे यार वही तो जो वक्ता होता है उसकी जो भाषा होती है वह बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उसका भाषिक पक्ष का एनालिसिस हम करेंगे वक्ता के बारे में बताते समय। ठीक है, वक्ता का मतलब होता है जो किसी लेक्चर को बता रहा है, लेक्चर ही नहीं किसी भी बात को यदि
कोई बता रहा है तो वही वक्ता है, ठीक है। तो इसमें भाषिक पक्ष इम्पोर्टेंट होता है, तो मान के चलिए वक्ता और भाषिक पक्ष ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो उसका भाषा का जो यूज़ करने का तरीका होगा वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इससे प्रभाव अधिक बढ़ेगा। और फिर जो माध्यम होता है वह भौतिक पक्ष होता है, ठीक है। और जो माध्यम होता है वह भौतिक पक्ष होता है। मतलब अब अभी यहाँ पर देख लीजिए, मेरा जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो ये मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वह माध्यम है। तो ये क्या हुआ, भौतिक पक्ष हुआ, ठीक है। ये संचार का साधन है, समझ में आया। मतलब एक वस्तु है, मतलब संचार का एक साधन है। यह भौतिक पक्ष है, इसको मैं पकड़ सकता हूँ, इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ मोबाइल को, ठीक है। गिरा दूंगा तो गिर जाएगा, ये भौतिक पक्ष होता है। तो मान लीजिए कि यदि ये माध्यम ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, संदेश सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। तो ये एक हमको तकनीकी समस्या उत्पन्न कर देगा, ठीक है। उदाहरण के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक एक टेक्निक है, ठीक है। एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। लेकिन यदि समझ लीजिए कि उसमें कोई समस्या है तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में जो वीडियो आएगा वह ठीक से नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो माध्यम होते हैं वो भौतिक पक्ष होने के कारण उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, जिसके कारण संदेश ठीक तरह से नहीं भी पहुंच सकता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये है इम्पॉर्टेंट है कि जो माध्यम है वो ठीक तरह से हम मेंटेन करें, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद सामाजिक पक्ष में जो श्रोता होता है वह सामाजिक पक्ष में आता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि आप तो आप तो एक ही हैं और मोबाइल फ़ोन भी एक ही है और सुन मैं जो रहा हूँ, श्रोता हूँ, वो भी मैं एक ही हूँ, तो यहाँ पर सामाजिक पक्ष कहाँ से आ गया। समाज का मतलब एक से अधिक लोग जहाँ होते हैं उसको हम समाज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक पक्ष का कहने का अर्थ यह हुआ कि जो बताया जा रहा है या जो बता रहा है वो एक हो सकता है और माध्यम भी एक ही हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सुन रहा है वो एक ही हो। मतलब मान लीजिए कि मैंने ये लेक्चर आपके लिए यहाँ पर बना के रख दिया, तो हो सकता है कि आप ही केवल देखें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके बाद भी कई लोग इसे देखें। तो क्या हुआ, सामाजिक पक्ष हुआ ना, ठीक है। तो जो श्रोता होता है वह उसके संबंध में हम कह सकते हैं कि वह भाषा का या संप्रेषण का सामाजिक पक्ष होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका विश्लेषण हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद संप्रेषण के साधन। तो संप्रेषण के जो साधन, जो संप्रेषण का जो साधना है, मतलब जो कम्युनिकेशन प्रैक्टिस है, उसमें दो लोग इम्पोर्टेंट हैं केवल, वक्ता और श्रोता, ठीक है। जब तक दोनों में संदेश के आदान प्रदान की सक्रिय सहभागिता ना हो, सफल संप्रेषण नहीं हो सकता। इसके भी दो पहलू हैं जो संप्रेषण में सहयोगी हैं। तो पहला एक पॉइंट है भाषाई दक्षता, मतलब दोनों की भाषाई दक्षता समान होनी चाहिए। मतलब आपको भी हिंदी अच्छी तरह से आनी चाहिए और मुझे भी हिंदी अच्छी आनी चाहिए, तभी हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा होता है संदेश अभिष्ट रूप में श्रोता तक पहुंच गया है या नहीं। मतलब वही बात है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वह उसी अर्थ में आप तक पहुंचा है भी या नहीं, ये इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जो संप्रेषण का स्वरूप है उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके
संप्रेषण साधना में बताया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं। संप्रेषण का तकनीकी पक्ष, इसमें क्या है कि इसमें कोडिंग का शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइए। कोडिंग कुछ नहीं होता है। जैसे समझ लीजिए कि मैंने और आपने मिलकर कोई एक नई भाषा बना दी जिसको केवल आप और मैं जानते हैं, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। तो क्या हुआ, जब भी मैं कुछ बात करूँगा, आप अपने एक बुक में समझ लीजिए कि लिख लिया आपने कि ए का मतलब होता है 1, बी का मतलब होता है 2, सी का मतलब होता है 3, ठीक है, ऐसा। तो आप मान लीजिए मैंने कहा कि 3, 2, 5, तो आप वहाँ पर अपना बुक देखकर समझ जाएंगे कि 3 का मतलब होता है सी और 2 का मतलब होता है बी, ऐसा आप डिकोड करेंगे उस कोड को, ठीक है। तो यही है तकनीकी पक्ष भाषा का, मतलब जो इसे जानते हैं वही समझ सकते हैं। फिर उससे संबंधित थोड़े बताए गए हैं, और यहाँ पर थोड़ा व्यवधान मतलब नॉइस के बारे में भी बताया गया है। मान लीजिए कि हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, या मान लीजिए कि आप मेरा लेक्चर ही सुन रहे हैं, तो यहाँ बगल में आपके कोई ज़ोर से बातें करें तो क्या होगा, नॉइस होगा, ठीक है, शोर मचेगा। तो शोर मचने से, नॉइस मचने से क्या होता है कि संप्रेषण ठीक तरह से नहीं हो पाता। वह एक भौतिक पक्ष है व्यवधान का। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल है ये भी, तो भाषा का तकनीकी पक्ष है ये, ठीक है। तो भाषा के तकनीकी पक्ष में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कोड, ठीक है, सिग्नल्स या साइन। अब सिग्नल्स या साइन में भौतिकी भाषा भी आती है। जैसे जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो संकेत करके बताते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हुआ साइन लैंग्वेज, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। फिर इस प्रकार से एनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी कोड को बनाना, तैयार करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ABC का कोड हम 1, 2, 3 रख सकते हैं। तो जब हम मान के चलते हैं कि A का मतलब 1 होता है, B का मतलब 2 होता है, C का मतलब 3 होता है, तो इस प्रकार जब हम किसी कोडिंग को बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं एनकोडिंग, ठीक है। और फिर जब आप उस एनकोडिंग को खोलते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिकोडिंग, ठीक है। मतलब उस कोड को समझने का प्रयास आप करते हैं ना, तो उसको कहते हैं डिकोडिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से संप्रेषण के तकनीकी पक्ष में हम बात करेंगे कोड क्या होता है, साइन क्या होता है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, इसके बारे में बात करेंगे अपने आंसर को लिखते समय। साथ ही व्यवधान मतलब नॉइस, शोर के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो अपने आंसर में आप इस सब के बारे में बात करेंगे। और सामाजिक पक्ष, तो उसको भी आप अपने से लिख सकते हैं। वैसे तो हर एक समाज का अपना एक सामाजिक पक्ष होता है संप्रेषण का। जो जनजातीय भाषाएं हैं वो अविकसित होती हैं, अधिक रूप से कोई व्याकरण नहीं होता है उसमें। तो प्रत्येक समाज में जो भाषाएं होती हैं उसमें कुछ भाषाएं मौखिक होती हैं जिसका कोई लिपि नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम अविकसित भाषाएं कहते हैं। ये ज़्यादातर जनजातीय लोगों में पाई जाती हैं। लेकिन इस प्रकार की भाषा में क्या है कि वह अपने संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं। इस प्रकार की जो जनजातीय भाषाएं होती हैं वह अपने संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास करती हैं, ठीक है, मौखिक होने पर भी। और जो विकसित भाषाएं हैं उनकी एक विशेषता यह है कि उसमें जो भाषा का अपना जो इतिहास होता है, जो पुराने काल में होता है, वो आगे बढ़ता रहता है क्योंकि वो लिखित रूप में होती हैं। तो ये सभी बातें आप लिख सकते हैं। सामाजिक पक्ष में बहुत सारी बातें आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो संप्रेषण के बढ़ते चरण, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संचार, ठीक है। संचार का तो आप जानते हैं
परिभाषा कैसे देना है। फिर दूरसंचार में हम मोबाइल फ़ोन आदि कम्युनिकेशन जो हमारे साधन है वो आते हैं। फिर जनसंचार, ठीक है। तो जनसंचार का मतलब होता है मास कम्युनिकेशन। तो इसमें जो जनसंचार होता है उसमें उसका अर्थ होता है जन का मतलब होता है पब्लिक, ठीक है। तो जो भी कम्युनिकेशन किसी एक व्यक्ति या एक संस्थान के द्वारा लोगों के समूह को संबोधित करती है या कम्युनिकेट करती है, उसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक बहुत ही बड़ा समूह जो होता है उसको उद्देशित करके किसी संदेश को भेजा जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम हमारे जो समाचार पत्र हैं उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। वो भी एक प्रकार का मास कम्युनिकेशन होता है। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है बड़े स्तर पर किसी समूह को कोई बात बताना या संदेश देना, ठीक। तो यहाँ पर हमारे 3 संचार हुए। संचार, साधारण रूप से संचार क्या होता है वो बताएंगे। दूर संचार, इसमें मोबाइल फ़ोन आदि आते हैं। ये अधिक रूप से जो दूरसंचार होते हैं वह व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक व्यक्ति से 2-3 व्यक्ति तक ही सीमित होते हैं, ठीक है। और दूरसंचार क्या होता है कि एक व्यक्ति या एक समूह से बहुत से व्यक्ति या बहुत से समूहों तक इसका व्याप्ति होती है, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति बहुत ही बड़े स्तर पर अपने संदेश को बताता है, जैसे समाचार पत्र हुए, ठीक है। फिर उसके बाद संप्रेषण और संचार में अंतर संबंध, ठीक है। तो हम पहले संप्रेषण के बढ़ते चरण में हमने पहले 3 प्रकार के जो संचार हैं उसके बारे में विवरण देना है, याद रखने में आसानी होगी, इसलिए मैं संचार से ही प्रारंभ किया मैंने। एक हुआ संचार, फिर दूसरा हुआ दूर संचार, फिर तीसरा हुआ जनसंचार, फिर उसके बाद संप्रेषण और संप्रेषण और संचार में अंतर संबंध, इंटर रिलेशन बिटवीन, हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एंड जो हमारे संचार के साधन हैं उनमें क्या रिलेटिवनेस है वो बताना है। फिर उसके बाद सूचना समाज। तो सूचना समाज में जो भी हमारे सूचना से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका आप खाली विश्लेषण कर दीजिए, ठीक है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ये वाला जो पैरा है, ठीक है, ठीक। इसको एक बार देख लीजिएगा। तो सभी को आपको देखना है बुक में, ठीक है। लेक्चर जो है वो बहुत सीमित होता है, बुक में पढ़ा गया चीज़ जो होता है वो और भी अच्छी तरह से समझ में आता है, ठीक है। संप्रेषण के उपागम, तो मतलब जो भी साधन हम उपयोग कर रहे हैं वही इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं या टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सभी संप्रेषण के उपागम में हम रख सकते हैं, ठीक। फिर सारांश तक आ गए हम। तो यहाँ से हमने अपना जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1, इसको समाप्त कर लिया है, ठीक। तो भाषा शिक्षण में संप्रेषण का उपागम ये देख लिया हमने, नहीं देखा है, एक बार किया। तो भाषा शिक्षण में संप्रेषण का उपागम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उसको भी आप एक बार बुक में देख लीजिएगा, होगा। ये तो हमारा डाउनलोड किया हुआ है ये पेज, तो उसमें अभी नहीं है शायद। 1.8 कहाँ है? 1.8 इसमें नहीं है। तो भाषा शिक्षण में हम
कम्युनिकेशन को कैसे उपयोग कर सकते हैं उसका वहाँ पर विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत होगा। मतलब मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और अपनी जो क्लास है उसमें आप कोई ऐसी भाषा पढ़ा रहे हैं जो विद्यार्थी को कभी आती ही नहीं थी, तो ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट के रुचि के ऊपर कि वह उस भाषा को कितना कहाँ तक सीखना चाहता है, और आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उस कम्युनिकेशन को स्टूडेंट कैसे रिसीव कर रहा है और अपना फीडबैक वो आपको कैसे दे रहा है, ये एक प्रोसेस होगा। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोसेस होगा जो मतलब आपसे स्टूडेंट सीखेगा, फिर स्टूडेंट ने कैसे सीखा वो आपको फीडबैक देगा, फिर आप उस फीडबैक से जानेंगे कि क्या कमियां है रही, मतलब जो स्टूडेंट है उसमें क्या कमियां रही और उसको कैसे ठीक करना है। आप अपना एक फिर से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर उस स्ट्रैटेजी के अनुसार फिर पढ़ाएंगे, फिर स्टूडेंट समझेगा। ये एक प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो यही होता है भाषा में संप्रेषण का उपयोग। ठीक, अभी हमने क्या क्या समझा है वो एक बार देख लेते हैं। तो संप्रेषण क्या है, इसको हम हेडिंग नहीं रख सकते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसका हेडिंग रखेंगे संप्रेषण का परिचय और परिभाषा। ठीक है, फिर उसके बाद संप्रेषण का स्वरूप। तो यहाँ पर हमने 3 सा याद रखना है। ठीक है ना, स्वरूप, साधना, सामाजिक पक्ष। ठीक है, 3 सा हो गए। फिर पक्ष से दूसरा पक्ष भी आएगा, तकनीकी पक्ष। ठीक है, फिर उसके बाद संप्रेषण के बढ़ते चरण, भाषा शिक्षण में संप्रेषण। ठीक है, तो ये फिर हमारे 2 अलग टॉपिक्स हो गए, या टॉपिक्स का ग्रुप हो गया। ये हमारा एक ग्रुप हो गया। फिर उसके पहले एक हमारा हेडिंग होगा संप्रेषण का परिचय और परिभाषा। ये पूरे मिलाकर हमारे हुए टॉपिक्स 4, 5, 6। ठीक है, 6 सब टॉपिक्स हुए हमारे इस लेसन के। तो भाषा और संप्रेषण के बारे में यदि सीधे कोई पूछे तो आप इस 6 टॉपिक्स को थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हैं यदि स्ट्राइट क्वेश्चन आता है तो, या फिर आपको एक ही सब टॉपिक से कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो खाली उसी के बारे में लिख दीजिए। जैसे संप्रेषण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको याद रखना होगा उसमें 3 ही सब टॉपिक्स होंगे। एक होगा वक्ता, और उसके बाद होगा माध्यम, फिर माध्यम के बगल में आप लिखेंगे संदेश। ठीक है, माध्यम और संदेश दोनों साथ साथ चलेंगे। फिर वो कहाँ तक पहुँचेगा, श्रोता तक पहुँचेगा। ठीक है, इस प्रकार आप लिखकर उसको बड़ा करेंगे। ठीक है, जैसे अब वक्ता है तो वक्ता से संबंधित भाषाई दक्षता उसमें आवश्यक है, उसको लिखेंगे भाषाई पक्ष उससे संबंधित है। और जो माध्यम है वो भौतिकी पक्ष है, और जो श्रोता है वो सामाजिक पक्ष है। ठीक है, उसको आप थोड़ा बड़ा करके ऐसे लिखेंगे तो आंसर को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, तो आप इस लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक बार देख लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।